नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसमें जो है हमारे थंबनेल में आप सब देख ही चुके, समाजशास्त्र या सोशोलॉजी जो हमारा पेपर फर्स्ट में जो पोर्शन है सोशोलॉजी वाला, उसके क्वेश्चन लेके आए। क्योंकि समाजशास्त्र को शायद थोड़े बहुत साथ साथ में देखते रहें, तो ये भी क्योंकि इस सब्जेक्ट के से या फर्स्ट पेपर के इस पोर्शन से अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं लाए हैं, तो इस बार हम जो है समाजशास्त्र से क्वेश्चन लेके आए और देखते हैं। हालांकि समाजशास्त्र में जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो छोटा क्वेश्चन, ये तो 2 नंबर का यानी 15 शब्दों में लिख सकते हैं हम, और या फिर 5 नंबर का बनेगा जो 50 वर्ड्स में, क्योंकि 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन ऐसे बनता है नहीं, क्योंकि उस हिसाब से इस पोर्शन को डिवाइड किया हुआ है। तो देखते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हम लेके आए वो है कि पश्चिमीकरण क्या है, मतलब जो पश्चिमीकरण है वो क्या है, उसके बारे में मतलब मैं जो 15 शब्दों में लिखना है। और ये हमारे जो सिलेबस का ही भाग है, मतलब यानी कि सोशोलॉजी वाला पोर्शन में से क्वेश्चन है। तो हमने इसको कुछ इस प्रकार लिखा कि पूर्व के देशों व समाजों द्वारा पश्चिम की जीवन शैली, विचारधारा, रहन सहन और रीति रिवाज अपनाना ही पश्चिमीकरण है। यह आधुनिकता की ओर गतिशील है, साथ ही सामाजिक गतिशीलता का प्रतीक भी है। मतलब पूर्व के देश, पूर्व में कौन आते हैं? हम जैसे पूर्व में आते हैं, यानी कि जैसे एशिया हो गया, भारत, ये जो भी हमारे, ये हम जो है एशिया पूरा कह सकते हैं, ये जो पूर्व में आता है अफ्रीका वगैरह ये देश। लेकिन जो पश्चिम में आते हैं यानी कि यूके, यूएस, ये सब अमेरिका, मतलब दोनों अमेरिका महाद्वीप, और साथ ही जो है यूरोप का भाग है, वो क्या आता है? पश्चिम में आता है। इसलिए हम कहते हैं ना पश्चिम की संस्कृति है। जैसे हमारे यहाँ सामान्य अगर हम देखा जाए तो पूर्व और पश्चिम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे पे यहाँ बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, मतलब जैसे चूँकि हिंदी जो हमारी सनातन संस्कृति उसके खिलाफ है, ये तो पश्चिम की विचारधारा है। मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसी जब चीज़ें तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ही देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। लोग हैप्पी न्यू ईयर जैसे हम नई साल को जब मनाते हैं तो कहा जाता है कि ये तो पश्चिम की विचारधारा है। तो कहीं न कहीं ये ऐसा माना जाता है, लेकिन ये इस प्रकार हम समझ सकते हैं पश्चिम और पूर्व के अंतर, तो ये हो सकता है। तो पश्चिमीकरण ये है। तो पूर्व के लोगों को क्या, पश्चिम की जो विचारधारा, रीति रिवाज, रहन सहन, उसको फॉलो करना, उसको उसका जो मतलब उसको पश्चिमीकरण कहा गया है। जैसे अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब प्राचीन जो हमारी सभ्यता संस्कृति थी, हमारे मतलब कहते हैं ना, अगर हम राजस्थान की प्राय बात करते हैं तो यहाँ हमारे जो दादा परदादा हैं वो पहनते थे धोती कुर्ता वगैरह, वो पहनते थे साफा वगैरह। लेकिन अब देखो नया ट्रेंड आ गया, अब लोग पैंट वगैरह ही पहनते हैं, सिंपल मतलब वो शर्ट पैंट पहनते हैं, और आगे जीन्स वगैरह आगे जैसे लोअर टी शर्ट वगैरह। तो ये मतलब एक ट्रेंड आ गया, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से पश्चिमीकरण हो रहा है, यानी पूर्व के लोगों द्वारा पश्चिम की संस्कृति, रीति रिवाज उनको अपनाना ही क्या है, पश्चिमीकरण है। और ये कहीं न कहीं सामाजिक गतिशीलता का भी है, यानी कि समाज गतिशील कर रहा है, जो हमारी सोसाइटी वो कहीं न कहीं मतलब डायनामिक या गति कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये आधुनिकता का कहीं न कहीं प्रतीक भी है। तो इस प्रकार हमने 15 शब्दों में ये लिखने की कोशिश की। अब आप बताइए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, और कुछ क्या क्या कौन से पॉइंट्स हैं जो थे हमने मिस कर दिए। तो आप अपने जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन या जो सुझाव है वो ज़रूर दें। अगला हमने लिखा यही 15 शब्द के लिए, 15 शब्द के 3 क्वेश्चन लेके आए, और बड़े भी 2-3 क्वेश्चन लेके आए, मतलब 5 शब्द के। तो अभी देखते हैं, और 15 शब्दों में 2 नंबर का और एक क्वेश्चन लेके आएंगे, अग्रिम संस्कृतिकरण क्या है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह के अनुसार निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाज, जीवन शैली, रहन सहन इस उद्देश्य के लिए अपनाया जाना है कि भविष्य में उन्हें भी उच्च जाति में शामिल कर लिया जाएगा या कर लेंगे। तो देखो अग्रिम समाजीकरण, ये पहले ही अग्रिम मतलब शब्द से ही पता चल जाता है। संस्कृति क्या करण क्या होता है, यानी कि संस्कृति को अपनाना ही संस्कृतिकरण है। मतलब कोई भी संस्कृति है उसको अपना रहे हो आप, तो संस्कृति में जी रहे हो, तो वो क्या हो गया, संस्कृति हो गया। अग्रिम मतलब वैसी संस्कृति के लिए आप पहले से धारणाएं बना के बैठ जाओ। अग्रिम क्या होता है, मतलब जैसे किसी को बोलते हैं कि आपको अग्रिम शुभकामनाएं, मतलब आप आरएस बनने जा रहे हैं तो इसलिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, यानी कि आरएस बनने के लिए हम पहले से ही आपको एडवांस में ये जो कामनाएं या बधाई दे रहे हैं, तो वो अग्रिम शुभकामनाएं होगी। तो संस्कृतिकरण यानी ऐसी संस्कृतिकरण जो ये अग्रिम मतलब अपनाना, और ये एक कहने कह सकते हैं कि आप भाव रखना, कहीं न कहीं ये थिंकिंग रखना कि हमें उस जैसा मान लिया जाएगा या ये सब हो जाएगा। तो ये अग्रिम समाजीकरण है, या हमने समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह का इनाम लिखा, और साथ ही उनके जो ये लिखा निम्न जातियों द्वारा उस जातियों के रीति रिवाज, जीवन शैली और रहन सहन को इस उद्देश्य से अपनाना कि उनको भविष्य में उस जाति में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसमें हमने ये जो पॉइंट डालने की कोशिश की। अब आप बताओ इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, हमारा आंसर में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, और कौन से ऐसे पॉइंट थे जो मिस कर दिए हमने। तो आप अपने जो है सुझाव दे सकते हैं जिससे हम भी इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि प्रभु जाति, तो इसमें हमने लिखा कि भाई प्रभु जाति क्या होती है। हम देखो अब जैसे कि, हम सामान्य यही क्वेश्चन लेके आते हैं कि भाई
पश्चिमीकरण क्या है। अब जैसे यहाँ पश्चिमीकरण हो सकता है, तो देखो जैसे पश्चिमीकरण का उद्देश्य क्या है, तो हम सीधा इसमें 2-3 लाइनें वो कहते हैं शब्दों का हेरफेर करना। हमें उद्देश्य क्या हो जाए कि निम्न जातियों का जो है उस जातियों में मतलब यानी कि एक तरीके से नहीं, जो पूर्व वाले के लोग हैं या उनको पश्चिम की विचारधारा को मैंने कि अपनाना, उसके प्रति जो उनका रवैया है वो उसका उद्देश्य हो गया एक तरीके से। अग्रिम समाजीकरण में ये हो गया कि निम्न जातियों द्वारा या ऐसी जातियाँ जो ये सोचती है कि हम उस जातियों की रीति रिवाज अपनाएंगे तो वो शामिल कर लेंगे। तो इसमें अगर अग्रिम सांस्कृतिकरण क्या है, किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, तो जो इसका जो मीनिंग होगी नियर अबाउट आंसर में यही चीज़ें लिखी जाएगी। तो अब देखो जैसे क्वेश्चन कि अगर लैंग्वेज चेंज होती है तो हमें आंसर की लैंग्वेज भी चेंज करनी आनी चाहिए। वो हम क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाते हैं कि हमें इसमें क्या लिखना है। तो इसलिए हम सिर्फ एक वर्ड लेके आते हैं कि अग्रिम समाजीकरण, तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, या पश्चिमीकरण में क्या लिख सकते हैं, या फिर प्रभु जाति। अब देखो प्रभु जाति में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कौन कौन सी प्रभु जातियाँ थी, या ऐसा भी हो सकता है, या पूछ सकते हैं प्रभु जनजातियों का क्या उद्देश्य था, या फिर सामान्य प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, तो यह हो सकता है। तो हमने प्रभु जाति के बारे में लिखा कि भारतीय सामाजिक संगठन में वो जाति जिसकी अधिक जनसंख्या हो, उच्च शिक्षा जिनको प्राप्त हो, प्रशासन पर अच्छी पकड़ हो, अधिक उपजाऊ भूमि की स्वामी के अधिकार रखती हो, तथा निम्न जातियों का शोषण मुख्य दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो ये प्रभु जातियाँ थी, मतलब एक प्रभु तो बनाए रखना समाज के अंदर, अपने का मतलब ये भारतीय जो समाज पढ़ते हैं जिसमें हम कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, जातिवाद जो जाति व्यवस्था है उसको पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार भारतीय समाज जो जटिल जाति व्यवस्था थी उसे बाहर निकल के वर्तमान जो जाति व्यवस्था में आया है। हालांकि अभी इतना सरल नहीं है, जाति व्यवस्था बहुत जकड़ी हुई है, कठिन है। आप साउथ में देखोगे बहुत जटिल व्यवस्था है वहाँ, और बहुत से सारे हैं जैसे राज्य है वहाँ भी जाति व्यवस्था अब भी विद्यमान है कहीं ना कहीं। हम पूर्णतः यह नहीं कह सकते भारत जाति मुक्त हो गया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जाति आधारित चुनाव ये सब चीज़ें हम जब देखते हैं और कहते हैं जाति आधारित कैंडिडेट को टिकट वगैरह दिए जाते हैं, तो सामाजिक जो भारतीय समाज है आज भी उसमें जाति व्यवस्था विद्यमान है, और वो हम देख भी रहे हैं। तो जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को यानी प्रभावित किया है, अभी तक छोड़ा नहीं। तो ये प्रभु जातियाँ थी, वो जातियाँ जो अपना एक वर्चस्व मानती थी अपने आप को, उसमें क्या है कि उसकी जनसंख्या अधिक हुआ करती थी, दूसरों पर शोषण करती थी, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती थी, क्योंकि उनके पास जो दूसरों को शोषण करके राजस्व वगैरह वो इकट्ठा कर लेते और प्रशासन में भी अपनी पकड़ रखते थे। तो सब जगह उस जातियों के लोग होंगे, तो उस जातियों की जो नई जनरेशन आती है, नई पीढ़ियाँ आती हैं, उनके बच्चे वगैरह जो छोटे होते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल जाती है, उपजाऊ भूमि उनके पास, रेवेन्यू आ जाता है, और वो मतलब निम्न जातियों पे शोषण करती है। तो ये प्रभु जाति के बारे में हमने लिखा, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। अब हमने 50 शब्दों के लिए हैं जो क्वेश्चन, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि गृहस्थ आश्रम आश्रम व्यवस्था का आधार है, स्पष्ट कीजिए। कि भाई आश्रम तो हैं, जो भी 4 आश्रम है उनमें से भी गृहस्थ आश्रम जो है वो है जो मतलब यानी पूरी आश्रम व्यवस्था का ही आधार है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन पूरा मतलब यानी कि आधार सिस्टम का। जो तुम उसको आधार एक तरीके से आधार जो है आश्रम व्यवस्था का आधार क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, तो वो हमने इसमें जो लिखने की कोशिश की है। और हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद संबंधोपनयन संस्कार के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह संस्कार। यानी कि देखो गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के तो बाद होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमने गुरु से शिक्षा ले ली, सब कुछ होगी, और दीक्षा लेने के बाद मतलब गुरु से शिक्षा ले ली, गुरु दक्षिणा के बाद वापस आते हो, संबंधोपनयन संस्कार के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो। और पहले क्या बाद में होता है विवाह संस्कार, यानी कि गृहस्थ आश्रम आते विवाह, फिर पुत्र प्राप्ति, पितृ ऋण वो संतानोत्पत्ति से, त्रिऋण से मुक्ति वो पंच महाव्रत से निवृत्ति, पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्य जिम्मेदारियां, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ की भूमिका भी मुख्यतः गृहस्थ आश्रम में पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही सामाजिक एवं जन कल्याणकारी कार्य एवं जो है वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में जो है जीवन मुक्ति, ये सब हम क्या करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में करते हैं। देखो हमने इसमें क्या है कि छोटे छोटे पॉइंट में मतलब ज़्यादा बातें लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ हम क्या कि ज़्यादा पॉइंट बनाएंगे तो 1-2 ही लाइनें भर जाएगी हमारे, या मतलब 5 लाइनों में या 10-7 लाइनों में हम जो पूरा बात है वो लिख नहीं पाएंगे। इस वजह से हमने क्या है देखो कॉमा बना के लिखा। यहाँ हमने लिखा जो है ब्रह्म आश्रम के बाद संबंध उपनयन संस्कार के साथ ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं, और प्रवेश करते ही यहाँ एक विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार के दौरान आदमी है जो है अपनी जो सांसारिक मोह माया में पड़ जाता है एक तरीके से, तो समझ के प्रति जो जिम्मेदारी है वो भी निभाता है। जैसे पुत्र प्राप्ति, यानी कि उसको पुत्र प्राप्ति कहा जाता है कि एक व्यक्ति को मतलब प्राचीन हमारी जो वो कहते हैं धारणाएं हैं, परंपराएं, रीति रिवाज, उसमें एक मतलब यानी कि व्यक्ति को पुत्र या पुत्री जो भी है उसको मतलब पिता बनना जरूरी होता है, क्योंकि उसका भी तो कोई पिता था, इसलिए मतलब उसको भी पिता बनना जरूरी है, जिससे वो अपने पितृ ऋण का सूखा कहते हैं ना उसे ऋण हो सके, नहीं अपना ऋण है जो चुका सके। फिर पितृ ऋण, यानी कि एक पुत्र होने के नाते अपने पिता का फर्ज निभाओ, मतलब यानी कि माता पिता का फर्ज तो कौन निभाया, मतलब भगवान कहते हैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम भी नहीं निभा पाए, तो हम तो एक सामान्य इंसान है। फिर भी कहा जाता है कि पितृ ऋण है वो भी आपको चुकाना पड़ता है, जब मतलब पिता की मृत्यु हो जाती है और वो जो उनके पितृ
दान किया जाता है, वो जो परंपराएं होती रीति रिवाज होते हैं उनको पितृऋण के माध्यम से। फिर संतानोत्पत्ति से त्रिऋण से मुक्ति पाना, यानी संतान उत्पत्ति करने के बाद जो वो संतान है तो उसको मतलब देख रेख करना, पालन करना। जैसे आपके पिताजी ने आपकी जो देखभाल की है, बड़ा किया, आपको मतलब लायक बनाया इंसान वो कहते हैं दुनिया में तो एग्जिस्ट करने के लिए एक तरीके से, तो आप भी हैं मतलब अपने पुत्र का एक तरीके से अस्तित्व विद्यमान रखो, उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करो और उसे जो भी पालन पोषण करो। तो ये क्या हो गया, त्रिऋण हो गए एक तरीके से। तो वो भी आपको क्या त्रिऋणों से मुक्ति पाना। और त्रिऋणों से मुक्ति पा ली आपने, गुरु के प्रति ऋण, माता पिता के प्रति, पितरों के प्रति, ये जो है मनुष्य के प्रति जो ऋण है, इन सबकी जो है आपको मुक्ति होती है किसमें, गृहस्थ आश्रम में। साथ में पंच महाव्रत से निवृत्त होना, जो भी जैसे हम जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में पंच महाव्रत पढ़े थे, तो उनका भी क्या होता है एक तरीके से, या हम उनका जो कर्तव्य दायित्व वो निभा सकें। पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्य, देखो परिवार में आपकी जो जिम्मेदारी है, आप मतलब मैंने कि शादी हो गई है तो अब आपको क्या करना है, मतलब मजदूरी करके पैसे कमा के लाना, धन कमा के लाना, या परिवार का भरण पोषण करना, तो ये हो गया पारिवारिक जिम्मेदारी। साथ ही सामाजिक कर्तव्य, समाज में आप एक नागरिक की हैसियत से समाज के उत्थान के लिए कुछ काम कर रहे हो, सामाजिक विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाते हो, कुछ दान दक्षिणा देते हो समाज के लिए, या यानी कि कुछ आप वैचारिक आर्थिक सामाजिक जो भी आप दे सकते हो समाज के लिए या योगदान, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो कर्तव्य आप निभा रहे हो। साथ में जिम्मेदारियाँ, यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ घरेलू हो या सार्वजनिक जो भी हो सकती है, निजी और सार्वजनिक आप जो भी मान सकते हो। और साथ ही धर्म, अर्थ एवं काम पुरुषार्थों की भूमिका भी मुख्यतः गृहस्थ आश्रम में पूर्ण होती है। यहाँ मतलब धर्म में जो कह सकते हैं कि एक धर्म धृ धातु से बना, जिसका मतलब धारण करना, आदर्श विचार, अच्छे विचार वगैरह धारण करते हैं। अर्थ ये मुख्य से रुपये पैसे से संबंधित है, आप पैसे कमाते हो तो पूरी घर की अर्थव्यवस्था चलती है। और काम मतलब यानी कि ये थोड़ा वो हिसाब से लिया जाता है। और यानी कि मतलब काम, ये जो व्यक्ति की एक शारीरिक वो कहते हैं ना आवश्यकता की पूर्ति होती है एक तरीके से। और जो सेक्सुअल जो चीज़ें आती है उनसे इसको जोड़ा जाता है कामदेव के जो जो मगारा है गर्भ पे होता है, तो उस सीजन से जोड़ा जाता है। सामान्य मतलब क्या थोड़ा वो लगता है, इस वजह से लोग मतलब यानी कि बोलने में थोड़ी झिझाहट भी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा उनसे जोड़ा जाता है। तो उनकी भी भूमिका भी रहती है। व्यक्ति अगर ये चीज़ें वो मतलब शादी हो गई है और व्यक्ति इन चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं देगा तो फिर वो संतानोत्पत्ति का जो अपना कर्तव्य कैसे पूरा कर पाएगा। तो ये भी एक तरीके से क्या है उसका धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो मोक्ष तो बाद में होता है, ये सब जो पुरुषार्थ करेगा तभी वो मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा एक तरीके से। ये इसमें समझाया गया जो कहाँ कर सकता है व्यक्ति, गृहस्थ आश्रम में की भूमिका भी मुख्यतः गृहस्थ आश्रम में ही पूर्ण हो जाती है। साथ ही सामाजिक एवं जन कल्याणकारी कार्य करते हुए, तो समाज का भी काम करता है, जन कल्याण के लिए भी कार्य करते हुए वानप्रस्थ जो है संन्यास आश्रम से जीवन से मुक्ति प्राप्त करता है। यानी कि वो समाज के कर्तव्य पूरे करने के बाद जो संन्यास आश्रम में चला जाता है, वहाँ वो मतलब यानी कि दूसरों के लिए एक तरीके से जो मतलब विद्या अध्ययन के बाद हो या कुछ सिखाता हो लोगों को, या फिर जो भी अपनी जीवन में उसने जो सीखा है, फिर वो आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, गृहस्थ आश्रम में होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को क्या है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है एक तरीके से, किसकी, जो सामाजिक संगठन है उसकी या आश्रम व्यवस्था है उसकी। तो इसमें हमने ये जो पॉइंट है सारे ऐड करने की कोशिश की। अब आप बताओ इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, और इसमें जैसे हम भी इसमें आंसर में सुधार कर सकें, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आगे हमने लिखा एक और क्वेश्चन, यह भी 50 शब्दों के लिए है और 5 नंबर का क्वेश्चन है कि जाति और वर्ग में प्रत्येकता का विश्लेषण कीजिए। कि जाति और वर्ग अलग अलग हैं तो इसको आप किस प्रकार समझाएंगे, जाति और वर्ग में क्या अंतर है ये समझाना। तो इसमें विश्लेषण का पूछा है, अंतर भी पूछ सकते हैं, तो प्रत्येकता का विश्लेषण बताइए। और तो जाति और वर्ग में हमने अंतर कुछ इस प्रकार लिखा कि जाति जन्म पर आधारित होती है। आप जिस जाति में जन्मे हो, मतलब अपना जन्म जिस जाति में हो गया, आप उस जाति में रहोगे। लेकिन वर्ग योग्यता पर आधारित होता है। मान लीजिए कि एक गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग है, एक जैसे वकीलों का वर्ग है, एक धनाढ़ी लोगों का वर्ग है, एक उच्च वर्ग है। तो आपने क्या किया, अगर अच्छी पढ़ाई की, मेहनत की, आपने जन्म कहाँ लिया, जाति व्यवस्था में। आपने मान लीजिए कि मजदूर वर्ग में, या आपके पिताजी मजदूर है, वहाँ आपने गरीब घर में जन्म ले लिया, तो मतलब मजदूर वर्ग मान लेते हैं अभी एक सेकंड के लिए। मध्यम परिवार में या कहीं भी जन्म लिया, आपके पिताजी ने जैसे आपको पढ़ाया बड़ा किया और पालन पोषण अच्छा किया, आपने शिक्षा ग्रहण की, आप ऐसे पढ़ लिख के विद्वान बन गए, शिक्षक बन गए, वकील बन गए, तो आप एक ऐसे मतलब यानी कि शिक्षित वर्ग में शामिल हो गए। तो आपका क्या वर्ग चेंज हो सकता है, लेकिन जन्म जन्म तो आपको मतलब जाति आपकी चेंज नहीं हो सकती। आप जिस जाति में जन्म मतलब पैदा हुए उसी जाति में मरोगे। ये मतलब यानी कि इतनी जाति व्यवस्था का जो ये नियम और दायरा कानून होता है। और जबकि वर्ग आपके चेंज हो सकता है। तो मुख्य अंतर एक तो ये हो गया। दूसरी है कि जाति है प्रदत्त परिस्थिति है, यानी कि आपने जन्म ले लिया, ये जन्म के साथ ही आपकी जाति जुड़ गई है कि आप इस जाति में पैदा हुए हो, आपकी जाति ये है। जबकि वर्ग क्या है, अर्जित परिस्थिति है, यानी कि एक पहले आप मजदूर वर्ग में थे या निम्न वर्ग में थे, यानी जब तक आप छोटे थे शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन आप पढ़ लेके क्या अर्जित कर लिया एक तरीके से, जो आप विद्वान वर्ग में शामिल हो गए, जो कि विशेष वर्ग में शामिल हो गए, उच्च वर्ग में शामिल हो गए, पढ़ लेके बहुत आगे बढ़ गए, शासन प्रशासन में आ गए। तो आप मतलब यानी कि एक उस वर्ग में मतलब वर्ग परिवर्तन हो गया आपका, मतलब
दूसरी बात है कि परिवर्तन संभव नहीं है, किसमें? वर्ग जाति में परिवर्तन संभव नहीं है। आपने जिस जाति में जन्म लिया आप उसी के रहोगे, मतलब ताउम्र यानी कि मृत्यु तक। जब ये वर्ग परिवर्तन नहीं है, आप पहले किस वर्ग में, निम्न वर्ग में थे, पढ़ लेके अच्छे उस वर्ग में शामिल हो गए, उससे भी आगे बढ़ सकते तो और कोई वर्ग होता है उसमें शामिल हो जाओगे। तो ये क्या होगा? परिवर्तनशील है, जबकि जाति परिवर्तनशील नहीं है। फिर सामाजिक विखंडन है। जाति मतलब यानी कि सामाजिक विखंडन की बात करते हैं। जातिवाद से समाज टूटता है एक तरीके से, मतलब यानी कि आप चुनाव में देख लीजिए, मेरी जाति के मतलब यानी लोग ऐसा मानते हैं, अपनी जाति की और पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं। तो वो एक होता है, जैसे मान लीजिए हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो आप देखोगे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान, इंडिया के सपोर्ट में रहेंगे, यानी इंडिया जीत जाए तो ठीक है। अगर यही हम स्टेट लेवल पे देखते हैं, मैं जैसे राजस्थान से हूँ और मान लीजिए राजस्थान रॉयल्स और जो है दिल्ली डेयरडेविल्स, या फिर आप मतलब किसी भी जो मुंबई इंडियंस के IPL का मैच चल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं रणजी ट्रॉफी चल रही है जिसमें राजस्थान और मुंबई खेल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? राजस्थान जीत जाए तो अच्छी बात है, राजस्थान की पक्ष रहेगा। अब जैसे स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है और ये मतलब मान लीजिए जयपुर सवाई मान सिंह स्टेडियम में चल रहा है, और यहाँ जोधपुर JNU की टीम गई हुई थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये मतलब कॉलेज टूर्नामेंट है। और उधर से मान लीजिए कोई और जो यूनिवर्सिटी की टीम आई हुई है, पाली बांगड़ कॉलेज से हो या किसी से भी कोई टीम आई हुई हो, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जोधपुर जीत जाए तो अच्छी बात है। फिर जोधपुर की बात हम ब्लॉक की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो भी उपखंड है उसमें और हमारे दूसरे किसी दूसरे उपखंड के साथ जो मैच हो रहा है या कोई भी जैसे खेल खेल रहे हैं हम, टूर्नामेंट है, तो हम सोचते हैं हमारा उपखंड जीते। हमारे उपखंड में भी हम सीखेंगे हमारा ग्राम पंचायत जीते, ग्राम पंचायत मतलब इस प्रकार। तो हम कैसे एक तरीके से हमारे अपनी तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। और अब यहाँ भी अब देख लेते हैं, हमारा कोई खिलाड़ी अगर कोई व्यक्तिगत उपलब्ध खेल खेल रहा हो, कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो उसमें भी हम सोचते हैं हमारी जाति का, हमारा भाई, हमारे रिश्तेदार। तो मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, जाति अपनी और केंद्र मतलब विखंडन करती है, समाज को बिखेर रही है। जिसकी सामाजिक एकीकरण की बात करता है समाज की, भाई आप किसी भी जाति से, उससे कोई नहीं, हम एक वर्ग में है। जैसे मान लो पढ़े लिखे वर्ग में शामिल है, तो हम सोचते हैं कि हमारा वर्ग है, इसमें से लोग आगे जाए, यानी कि उसमें सब अपना अपना विकास करके आगे बढ़े हुए एक अच्छे वर्ग का निर्माण करें। तो वो मतलब यानी कि अभी शिक्षित वर्ग में आगे वो सफल हो गए, मतलब यानी कि उसमें बिजनेसमैन वर्ग में हम शामिल हो सकते हैं, या इसके कह सकते हैं कि जो एक तरीके से व्यापारी वर्ग है उसमें शामिल हो जाएं, या फिर पढ़ लिखे वैज्ञानिक वर्ग में शामिल हो जाएं। तो मतलब इस प्रकार भी एक माना जाता है कि वर्ग तो क्या है, सामाजिक वर्ग जो एकीकरण करता है, मतलब यानी कि यूनाइट करता है। जबकि सामाजिक विखंडन ये मतलब विखंडन, मतलब आपको पता है जैसे नभी की विखंडन अभिक्रिया होती है, परमाणु बम वगैरह बनाने में जैसे उसका प्रयोग किया जाता है, तो नभी की विखंडन प्रक्रिया होती है, मतलब वो तोड़ती है, ये जोड़ती है। फिर रहती है बंद स्तरीकरण की प्रक्रिया, इसमें स्तर हैं खूब है लेकिन बंद है, आप इस स्तर को तोड़ के बाहर नहीं जा सकते। ये एक तरीके से अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, मतलब यानी कि आपको तोड़ के बाहर नहीं जा सकते, अंदर तो गए आप लेकिन बाहर नहीं जा सकते। तो ये बंद स्तरीकरण व्यवस्था, ये खुली व्यवस्था है, आप बाहर भी जा सकते हो। यानी कि आपने जैसे कोई शिक्षा ग्रहण की, आप मान लीजिए यहाँ पे छोटे वर्ग में हो, अभी पढ़ लिख के आप शिक्षित या विद्यार्थी वर्ग में थे, आपने शिक्षा की, कहीं स्कॉलरशिप ली, कहीं आपने जो है मतलब यानी कि अच्छी पढ़ाई की, कोई स्कॉलरशिप मिल गई, इंट्रेंस एग्जाम पास किया, मतलब आप यहाँ जैसे मान लीजिए आपको एक आपका गांव का या शहर का छोटा सा कॉलेज मिलने वाला था, वहाँ स्टडी करने वाला थे, लेकिन आपका यहाँ कोई इंट्रेंस एग्जाम सिलेक्शन हो गया, फॉरेन में कोई यूनिवर्सिटी मिल गई, अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मतलब वहाँ से कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में डिग्री कर रहे हो, तो वहाँ से लगे, तो अब देखियो आप कैसे वर्ग में शामिल हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, या इंटरनेशनल लेवल पे भारत का जो इंडियन डायस्पोरा, मतलब वो लोग जो भारत बाहर पढ़ रहे हैं, इंडिया के लोग हैं जो बाहर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उस एक वर्ग में शामिल हो गए। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से खुली व्यवस्था है। तो इस तरह को तोड़ के आप यहाँ तक पहुँच गए, तो आपका वर्ग भी परिवर्तित हो गया। ये मतलब एक मतलब वर्ग को हम कह सकते हैं गतिशील है, और गतिशील आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो बंद व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है जो हमारी। फिर हमने लिखा अपनी ही जाति के प्रति स्वार्थ का भाव है क्षेत्रवाद। जाति से धीरे धीरे मतलब मान लीजिए एक क्षेत्र में एक ही जाति के लोग रहते हैं, क्षेत्रवाद बन जाता है। फिर गोटा में विवाद होता है, यहाँ भी कोई दूसरी जाति के लोग बैठे, ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। तो जाति कहीं न कहीं है जो मतलब विखंडन का काम करती है। तो अपनी जाति के प्रति स्वार्थ भाव ज़्यादा रहेगा, आप कहीं भी जाओगे तो जाति का पक्ष हो ही जाएगा व्यक्ति से, न चाहते हुए भी। और वो सारे आप यानी कि मतलब कहीं भी रहते हो अपनी जाति का सीधे आप देखते हो, यार अच्छा आपका क्या नाम है, ये नाम है, आज किस जाति से हो, अच्छा इस जाति से, ये मतलब किस जाति में है, तो ये उस जाति में, तो मतलब वो एक कहीं अपना जाति के प्रति स्वार्थ या भाव रहता ही है। दूसरा, वर्ग परिवर्तनीय होने के कारण इसमें क्या होता है, उच्च और निम्न वर्ग में गमन, मतलब परिवर्तनशील है। आप निम्न वर्ग में थे पहले और फिर उच्च वर्ग में शामिल हो गए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, कुछ भी करके, मतलब यानी कि आपने विकास किया अपना खुद का, वहाँ पहुँच गए। बिजनेसमैन थे पहले, छोटे व्यापारी वर्ग थे, यहाँ पे छोटा मजदूर मतलब छोटा छोटा व्यापारी थे गाँव में, खेत में, मतलब शहर में, लेकिन आपने जो अच्छी शिक्षा ग्रहण की, अच्छी तकनीकी हाथ में लगी, अच्छा काम किया, और फिर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो एक अच्छे उस वर्ग में शामिल हो गए। तो इस प्रकार है जो वर्ग व्यवस्था है, तो वो इस प्रकार से मतलब बदलती है। फिर हमने, अब आप बताइए आप में इसमें हमें क्या और ऐड करना चाहिए था, जैसे हम इस क्वेश्चन में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हमें जो पॉइंट लगे वो हमने लिखने की कोशिश की, और आप भी अपने जो कमेंट है वो या कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, स्वागत है आपका। अभी हमने जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेकर आए वो है कि भाई शादी पुरुषार्थ के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।
यानी कि साध्य पुरुषार्थ कौन सा है या साध्य पुरुषार्थ के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमने जो लिखा है कि हिंदू सामाजिक संगठन में व्यक्ति को जीवन व दुखों से मुक्ति लेकर मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग के ठहराव के स्थान को ही पुरुषार्थ कहते हैं। यानी कि जो पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उनके बारे में हमें बताना है और साध्य पुरुषार्थों के स्वरूप के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है और इसमें जो खास मोक्ष हैं वो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो बतानी। तो हमने ये कह दी कि ठहराव के स्थान है। आप अलग अलग जो हमारे पुरुषार्थ व्यवस्था है उसमें जो व्यक्ति रुकता है और आगे बढ़ता है तो मतलब ये ठहराव स्थली माना जाता है जीवन यात्रा के। फिर हमने ये आगे लिखा और जिनमें ब्रह्म गृहस्थ आश्रम से रहकर व्यक्ति अपने त्रिऋण एवं पंच महावर्तों से निवृत्त होकर जीवन के प्रमुख तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम वो काम को इस आश्रम से प्राप्त कर लेता है। यानी कि देखो मोक्ष की बात बाद में आती है क्योंकि ये सब करने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। यानी धर्म अर्थ काम जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें त्रिऋण हो गए मतलब आपके पितृ, इसमें त्रिऋण यानी एक तो पिता के प्रति ऋण या पितृ ऋण होता है अपने मतलब पूर्वजों के प्रति, एक गुरु ऋण होता है अपने गुरुओं शिक्षा आपने जहाँ से ली हो, एक देव ऋण होता है अपने देवताओं के प्रति इसलिए देवताओं की आप आराधना करते हैं या उनकी जो पूजा पाठ करते हैं आगे तो कि उस वजह से दूसरा आपके हो गया देव ऋण यानी कि देवता नहीं ऋषि ऋण यानी कि आपने गुरु या जो भी अपने गुरुओं से ज्ञान लिया वो और एक पितृ ऋण होता है अपने पिता या जो पूर्वज से संबंधी आपके ऋण हो गए। और पंच महाव्रतों में भी मतलब ऐसे सिद्धांत या नियम आते हैं जिनका आप पालन करना बहुत ज़रूरी है। सत्य अहिंसा ये भी ये जो पंच महाव्रतों में आते हैं तो इन चीज़ों का भी पालन करिए। यानी कि आप किसी का मन वसन कर्म से किसी का बुरा न करो तो ये सब चीज़ें जो इन व्रतों में शामिल होती है एक तरीके से। इनका पालन करते हुए आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष का पुरुषार्थ मतलब ये पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष की यात्रा प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ लिखा व्यक्ति द्वारा अपने मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए सामाजिक कल्याण एवं मन शुद्धि के कार्यों को पूर्ण कर साध्य पुरुषार्थ के रूप में तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त कर मोक्ष एवं अंतिम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। तो साध्य पुरुषार्थ यही है मतलब जैसे साध्य पुरुषार्थ तो यानी मोक्ष हो गया, लेकिन ये कर्म अर्थ जो ये हम कहें धर्म अर्थ और काम और मोक्ष धर्म अर्थ और काम जो पुरुषार्थ है ये एक तरीके साधन, इन साधनों के माध्यम से आप साध्य पुरुषार्थ क्या हो गया तो जो अंतिम पुरुषार्थ हम प्राप्त करते हैं मोक्ष को, तो मोक्ष क्या होगा साध्य पुरुषार्थ हो गया। और ये बाकी वाले क्या हो गए ये आपके साधन हो गए। कहते हैं साध्य और साधन में फर्क होता है। साध्य वो मतलब जिसको आपको प्राप्त करना उद्देश्य, साध्य आपका आरएस बनना है ये आपका साध्य है। लेकिन साधन क्या है मतलब कोचिंग लेना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, सेल्फ स्टडी करना, खुद की पढ़ाई करना, आंसर राइटिंग करना, ये सब चीज़ें किस में आ गई एक तरीके से वो आ गई आपके जो साधनों में आ गई, साधन में आ गई। ये होगा साध्य। मिशन आरएस एक ही है वो आपका साध्य है। तो इस प्रकार है जो आप आरएस को प्राप्त करने के लिए इन सब प्रक्रियाओं से गुजरते हो, पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, पूरी अपनी तैयारी करते हो, वो शायद नोट्स बना के करते हो, कैसे करते हो वो सब अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो ये बात इसमें हमने जो है ये लिखने की कोशिश की है। अब आप बता सकते हैं कि साध्य पुरुषार्थ के स्वरूप को हमने लिखने अपनी तरफ से सारे पॉइंट ऐड करने की कोशिश की है। आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं जिससे इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकते हैं। तो आपका भी वेलकम है, कमेंट बॉक्स में आप अपने जो है वैल्यूएबल सजेशन से जो दे सकते हैं। और उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को मिला ही होगा। सोशोलॉजी वाला पोर्शन है ये थोड़ा अलग लगता है क्योंकि हम इसको जोड़ नहीं पाते हैं, बाकी वाले चीज़ें तो जोड़ देते हैं ज़्यादातर हम। जैसे हिस्ट्री है तो इसको भी इतिहास से जोड़ के पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाती है। फिर पॉलिटी है तो वो हमारे राजनीति तो कौन नहीं करता, सब करते हैं तो देखते ही हैं तो उस हिसाब से समझ आती है। ज्योग्राफी है मैप बना के या उन चीज़ों को समझ के देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स है जो डे बाई डे घटित होती है चीज़ों को उस हिसाब से जोड़ देते हैं। लेकिन सोशोलॉजी पोर्शन है समाज में होते हुए भी हम उन चीज़ों को जोड़ नहीं पाते, थोड़ा एक ऐसे कहते हैं ना अलग और ये लगता है। तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा ही होगा और आप अगर कमेंट देंगे कमेंट बॉक्स में सुझाव तो उसे हम भी कुछ सीखेंगे। और अगर हमारा ये प्रयास और इनिशिएटिव पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।